साथियों नमस्कार। मैं BS राजपूत एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल्स की, समस्थानिक, संभारक, न्यूट्रॉनिक परमाणुओं की। तो आइए, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसके अनुसार परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कण खोज लिए गए हैं। इनको परमाणु में कहाँ जगह रहती है, ये कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तावित किए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल की, जो कि सन 1898 में J.J. थॉमसन द्वारा दिया गया। इनके अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। कौन सा आवेश वितरित रहता है? इसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। और जिस तरह से तरबूज में पूरा लाल लाल भाग अंदर पूरे में रहता है और बीज बीच में फंसे रहते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित गोले में बीच में फंसे रहते हैं। उन्होंने इसका नाम प्लम पुडिंग या रेजन पुडिंग या तरबूज मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल दिया। इसको देखिए, चित्र में आपको दिख रहा होगा। जिस तरह से तरबूज को अपन काटते हैं और उसमें देखते हैं कि पूरा लाल लाल हिस्सा रहता है और बीच में उसके बीज फंसे रहते हैं। तो थॉमसन ने बताया कि परमाणु तरबूज की तरह रहता है। उनके अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर के लगभग रहती है और परमाणु का द्रव्यमान पूरे गोले में समान रूप से वितरित रहता है। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, रदरफोर्ड के प्रयोग के नाम से। इन्होंने एक सोने की अत्यंत पतली पन्नी ली। इसकी मोटाई लगभग 4 × 10⁻5 सेंटीमीटर रखी और उस पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र में से निकलते हुए देखा, उनको ट्रेस किया। उसको ट्रेस करने के लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड द्वारा लेपित पर्दे का प्रयोग किया। जिंक सल्फाइड से आप परिचित ही हैं। आपने उसको कैथोड किरणों की खोज में जो निर्वात नली ली थी, उस नली में भी ये लगाया हुआ था। क्योंकि ये जिंक सल्फाइड है, इस पे कोई भी आवेश कोई कण टकराते हैं तो एक प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। उस चमक से ही हम कणों को ट्रेस कर लेते हैं कि कण कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इस तरह का उपकरण व्यवस्थित किया। देखिए, इसमें एक लेड का ब्लॉक है और इसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व, यूरेनियम, रेडियम इत्यादि रखा। इसमें एक पतली स्लिट यानी पतला छेद किया। इसमें से अल्फा कण निकलेंगे और इनको एक लेड प्लेट में भी एक छेद किया ताकि अन्य जो कण हैं वो इसमें से अंदर ना जाए, केवल अल्फा कण इसमें से निकलें। और बीच में ये सोने की पतली पन्नी रखी। जैसे ही इस पन्नी से टकराते हैं और उन्होंने ये चारों तरफ ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट रखी, या इसी की जगह पे उन्होंने फिर जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा रखा। तो उन्होंने प्रयोग में देखा कि इसमें सभी ओर चिन्ह बनते हैं, प्रतिदीप्ति सभी ओर चमक उत्पन्न होती है, सामने कोई चमक उत्पन्न नहीं होती है। इस तरह भी अपन इसको देख सकते हैं। ये इधर आपका अल्फा कणों का स्रोत है, लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक में यूरेनियम रखा गया है। इस स्लिट में से अल्फा कण गुजरते हैं और इस पन्नी पे आपतित होते हैं और इस पन्नी से टकरा करके ये अलग अलग दिशाओं में अल्फा कण जाते हैं और
इस पर्दे पे जो जिंक सल्फाइड द्वारा लेपित है इस पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। उन्होंने देखा, हम बिल्कुल साधारण चित्त से इसको समझ सकते हैं, जो अल्फा कण इधर से आए हैं उनमें से लगभग सभी कण, अधिकांश कण इसमें से पार हो जाते हैं। 20,000 में से कोई एक कण वापस इसी मार्ग पर लौटता है। ये एक कण वापस लौटा। बहुत सारे कण छोटे छोटे कोणों से विचलित होते हैं। कुछ कण आपके बड़े कोण, अधिक कोण से विचलित होते हैं। इस परीक्षण के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, अपन फिर उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, चूंकि जो स्वर्ण पत्र है उसमें कोई एक परमाणु तो होता नहीं है, उसमें पास पास में बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो उन्होंने इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कण नाभिक से टकराए वो वापस लौटे। ये सीधा वापस लौट रहा है एक कण, देखिए आप, एक अल्फा कण सीधा आया, ये सीधा वापस लौटा एक कण इसी मार्ग से। और ये जो पास वाले हैं वो अधिक कोण से मुड़ रहे हैं। बहुत सारे अल्फा कण सीधे सीधे निकल रहे हैं। जो नाभिक के पास से आ रहे हैं वो मुड़ रहे हैं, और जो नाभिक के बगल से दूर से जा रहे हैं वो सारे के सारे कण सीधे निकलते जा रहे हैं। इन परीक्षणों की व्याख्या उन्होंने इस तरह की, देखिए, जो अल्फा कण है उनका लगभग 99% भाग, यानी 99% अल्फा कण बिना विचलन के सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण कम कोण से, यानी न्यून कोण से विचलित होते हैं। लगभग 20,000 में से एक कण अपने मार्ग में वापस लौट आता है या अधिक कोण से विचलित होता है। इन परीक्षणों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो इस प्रकार हैं। देखिए, जिस अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, 99% अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, यानी अधिकांश भाग खोखला है। कुछ कण विचलित होते हैं। चूंकि अल्फा कण धनावेशित होता है, आप तो ये पहले जान चुके हैं, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। तो ये चूंकि धनावेशित होता है, इसीलिए जहां से ये प्रतिकर्षित होता है यानी विचलित होता है, मतलब वहां पे धनावेश है। यानी परमाणु का छोटा सा भाग धनावेशित है, क्योंकि थोड़े से अल्फा कण विचलित होती हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग में वापस लौटते हैं, अर्थात कोई धनावेशित भाग है और बहुत दृढ़ है जिसको अल्फा कण पार नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि पूरा द्रव्यमान इसी छोटी सी जगह में केंद्रित है। बाद में इसका नाम दिया नाभिक। इस प्रकार उन्होंने जो मॉडल दिया उसको रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा गया। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पर स्थित रहता है, जिसे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा। इसका घनत्व तो बताया 10⁻14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की कोटि का, यानी बहुत अधिक घनत्व वाला बताया। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर, यानी अपनी अपनी कक्षाओं में तेजी से घूमते रहते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं। जिस तरह सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में अपन देखें तो हम सूर्य को नाभिक मान सकते हैं, और उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। किसी भारतीय दर्शन शास्त्री ने भी कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा छोटे से कण की व्यवस्था होती है उसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था होती है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण से बंधे रहते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण का मतलब होता है एक धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण से ही ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं, बाहर नहीं जाते। ये उनकी मुख्य अवधारणाएं हैं। इसके आधार पर अपन ने निष्कर्ष और निकाल सकते हैं। नाभिक का आकार उन्होंने 10⁻15 मीटर की कोटि का बताया, जबकि परमाणु का कुल आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का है। अब देखिए 10⁻15 मीटर की कल्पना कीजिए, कितना होगा? 1/10 × 10 × 10 15 बार, कितना छोटा हो जाएगा। और पूरा नाभिक है 10⁻10 वाला, यानी 10⁻5 का अंतर है घात में। तो ये कल्पना कीजिए कि परमाणु का बहुत छोटा सा भाग नाभिक होता है और बहुत बड़ा भाग खाली पड़ा रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नाभिक के धनावेश को संतुलित करता है। क्योंकि परमाणु उदासीन है, तो जो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के नाभिक पे नाभिक पे रहता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता और नाभिक पे धनावेश होता, दोनों मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अलग अलग तत्वों के नाभिकों पर अलग अलग आवेश होता है, अर्थात एक ही तत्व के परमाणु के नाभिक समान होते हैं और अलग अलग परमाणु के नाभिक अलग अलग होते हैं। आइए अब हम बात करें कुछ टर्म्स की। कुछ पद हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे। उनमें सबसे पहले बात करें परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या की। परमाणु में धनावेश और ऋणावेश समान संख्या में होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं और जो एक दूसरे को के आवेश को कैंसिल कर देते हैं। इन पे दोनों पे विपरीत आवेश होता है। तो हमें एक संख्या लेना है जिसे हम परमाणु संख्या कहेंगे। तो परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। इसे हम Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। देखिए अब हम पढ़ चुके हैं कि उदासीन है अगर परमाणु, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती हैं। ये कब है? केवल उदासीन परमाणु में। यदि आयन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में अंतर होगा। तो इसीलिए परिभाषा कही गई थी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ध्यान रखना है। अब बात करें द्रव्यमान संख्या की। चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं और इन्हीं का द्रव्यमान ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का योगदान बहुत न्यून है, नगण्य है। तो द्रव्यमान में कुल योगदान किनका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो न्यूक्लियॉन है। यानी नाभिक में रहने वाले दो प्रकार के जो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब है परिभाषा देखें तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। या आप एक कहें तो सीधे कह सकते कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर उसके न्यूक्लियॉन्स की संख्या। अब एक सरल से उदाहरण से इसको समझेंगे। अब आप सोडियम परमाणु को लें। सोडियम परमाणु के विश्लेषण से पता लगता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो परमाणु संख्या है Z कितनी होगी? आप पढ़ चुके हैं कि परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 11, तो Z बराबर हो जाएगा 11। द्रव्यमान संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है,
तो ये 11 धन 12 बराबर 23 हो जाएगा। इसको हम लिखने के लिए इस तरह का उपयोग करते हैं। हमने बीच में यहाँ पे संकेत लिखते हैं। यहाँ पे हमने x लिखा संकेत। इसकी बाईं ओर थोड़े से छोटे अक्षर में नीचे की तरफ द्रव्यमान परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। इस तरह से हम सोडियम को लिखना चाहें तो सोडियम का संकेत Na ये बीच में लिखा आपने, और इसकी बाईं ओर नीचे की ओर आपने इसकी परमाणु संख्या लिख दी और ऊपर की ओर इसकी द्रव्यमान संख्या लिख दी। इस तरह से किसी तत्व को प्रदर्शित किया जाता है। इस संकेतन को आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं। इस संकेतन से हमें क्या क्या मिलता है, हमें इसमें इसकी नीचे की ओर देखेंगे तो परमाणु संख्या मिलेगी, ऊपर की ओर देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या मिलेगी, और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती बता सकते हैं। आइए हम एक दो एग्जाम्पल और देखें। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है ब्रोमीन का Br3580 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तत्व है ब्रोमीन। इसकी जो परमाणु संख्या है वो 35 है, नीचे की ओर लिखा है 35, और द्रव्यमान संख्या A बराबर 80 है जो ऊपर की ओर लिखा है। आपको पता है प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या 35 हो जाएगी, और चूंकि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या को आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि E बराबर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या आपको E के जेड के बराबर पता है, तो हम E में से जेड को घटा देंगे, यानी 80 में से 35 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 45 आ जाएगी। इस तरह से हम इस संकेत से बता सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अलग टर्म्स की, ये वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक, आप हिंदी का शब्द को गौर से देखें, समस्थानिक यानी एक स्थान पे रखे जाने वाली। जी आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि जो आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को रखने का जो क्रम है वो है परमाणु संख्या। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उनको एक स्थान पर रखा जाता है। तो इसलिए हम ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। आपने हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में कक्षा 10वीं में पढ़ लिया होगा। इसमें केवल आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या में भिन्नता होती है। सबसे आसान उदाहरण देखें आप, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम। प्रो माना होता है पहला। हाइड्रोजन पहला तत्व माना गया है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। दूसरा है ड्यूटेरियम। इसमें परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। तीसरा है ट्राइटियम। इसमें परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3 होती है। अब हम देखें इन तीनों में परमाणु संख्या 1 होती है, लेकिन इनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे यदि हम इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गिनती करें तो हमें पाते हैं कि जो प्रोटियम है इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 है, न्यूट्रॉन 0 है। इसमें ड्यूटेरियम में देखें तो 1 प्रोटॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन इसमें 1 होगा। ट्राइटियम में देखें तो 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। अर्थात इनमें न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर है। और उदाहरण देखें तो चूंकि बहुत सारे तत्व में आपको समस्थानिक मिलते हैं,
कार्बन का भी बहुत आवश्यक है ये पढ़ना। देखिए कार्बन में 3 समस्थानिक है मुख्य रूप से। आपका एक तो कार्बन 12, इसमें देखिए परमाणु संख्या सब में 6 है, तीनों में। द्रव्यमान संख्या इसमें 12 है, इसमें 13 है और इसमें 14 है। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या के अंतर के कारण है। इसमें पहले में देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन होंगे। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ऑक्सीजन के भी हैं समस्थानिक। इनको अगर आपको देखना है तो आवर्त सारणी में आप देखें जिनके परमाणु द्रव्यमान पॉइंट में लिखे हों, यानी जिनके औसत परमाणु द्रव्यमान निकले हों, तो आप समझ लीजिए कि उनमें समस्थानिक पाए जाते हैं, क्योंकि समस्थानिकों के द्रव्यमान का औसत निकाल करके ही परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। आप इसकी माने पहले भाग में शायद पढ़ भी चुके हैं कि औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व की समस्थानिकों की उपस्थित मात्रा का भारित औसत होता है। अब चूंकि परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं, तो परमाणु के गुणों पर न्यूट्रॉन की संख्या का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। इसलिए ये सभी समस्थानिक, एक तत्व के सभी समस्थानिक लगभग समान गुणों वाले होते हैं, इसलिए उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया जाता है। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। यदि आपकी समझ में आ गया होगा तो आराम से आप हल कर लेंगे। किसी स्पीशीज में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 दी है, प्रोटॉन की संख्या 16 दी है, तो न्यूट्रॉन भी 16 दिए हैं, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो पहले हमें दर्शाने के लिए 2 चीजें चाहिए पड़ती हैं, 3 चीजें। एक तो संकेत चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ संकेत नहीं दिया है तो हम इसका कोई भी संकेत मान लेंगे। फिर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या से हम ए और जेड की संख्या निकालेंगे। आप पता है जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन 16 दिए हैं तो जेड बराबर 16 हो गया। और ए बराबर प्रोटॉन की संख्या था, न्यूट्रॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और जेड तो हमें पता लग गया। अच्छा, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन 16 हैं। इसका मतलब है कि ये उदासीन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। अब हम देखें कि इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है। ये कैसा होगा, स्पीशीज धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी? क्योंकि प्रोटॉन यानी धनावेश 16 हैं और ऋणावेश 18 हैं, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में कम है, यानी जो आवेश ज़्यादा होगा वही आवेश स्पीशीज पे होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋण होता है, ऋण ज़्यादा है, तो स्पीशीज तुम्हारी कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। अब कितना ऋण आवेश होगा ये इस पर निर्भर करेगा कितना अंतर है। इसमें देखिए इस इलेक्ट्रॉन हैं 18 और प्रोटॉन हैं 16, तो देखिए 16 से 16 कैंसिल हो पाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इस पर ऋण 2 आवेश होगा। पता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को उदासीन करेगा। 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन के आवेश को उदासीन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें बचेगा, तो इस बीच पर ऋण 2 आवेश रहेगा। हमें पता है 16 जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है सल्फर का, तो यहाँ पे आप सल्फर संकेत के रूप में लिख देंगे और ये इसका परमाणु संख्या होगी और ये इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो ए स्पीशीज इस तरह से हो जाएगी, S-2 इस पे आवेश रहेगा और इसकी परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है। आइए इसके दूसरा एग्जाम्पल देखें। किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। इसको प्रदर्शित करना है, कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, चूंकि प्रोटॉन की संख्या 11 है यानी Z बराबर 11, और चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ 11 और 23 है तो यानी E बराबर 23। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इसलिए ये धनावेशित होगा। इन दोनों में अंतर 1 का है,
यानी एक धनावेश बचेगा, यानी ये स्पीशीज कैसी होगी, धनावेशित होगी। और चूंकि 11 परमाणु संख्या है तो ये सोडियम होता है। यहाँ पे इसको ऐसा नहीं लिखना है, ध्यान रखिए आपको परमाणु संख्या नीचे लिखना है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखना है, और आवेश यहाँ लिखना है धनावेश। क्योंकि एक ही धनावेश है इसलिए हम यहाँ पे संख्या नहीं लिखेंगे, एक आवेश लगा देंगे। तो ये सोडियम का धनायन हो गया। सोडियम के धनायन को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इसको ध्यान रखिए, इसको अपन बदल देंगे, गलत है ये। अब बात करेंगे संभारिक की। संभारिक यानी जिनका भार समान हो। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, उनको हम संभारिक कहते हैं। संभारिक यानी आइसोबार्स, इनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि यहाँ परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है इसलिए ये अलग अलग तत्वों के होंगे, केवल न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान है। अब जानते हैं न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ समान होगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकती है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न होगी यानी ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिया है, यहाँ पे देखिए आर्गन, इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या भी 40 है और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या भी 40 है। लेकिन इनके जो परमाणु संख्या है वो 18, 19 और 20 है। इनमें देखें तो प्रोटॉन 18 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे और न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, 22। इसमें आप देखें प्रोटॉन 19 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, और 40 में से 19 घटाओ तो न्यूट्रॉन की संख्या 21 हो जाएगी। कैल्शियम में देखें तो प्रोटॉन 20 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे, और इसमें से अगर हम 40 में से 20 घटाएं तो ये न्यूट्रॉन की संख्या 20 बचेगी। इस तरह से इनमें देखिए आपको न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का जोड़ समान मिलेगा। 18 और 22 40, 19 और 21 40, 20 और 20 40। लेकिन इनमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है सब में। तो ये अलग अलग परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब आइए अगला प्रकार देखें, ये सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स। ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी इनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है इनमें। आइए हम इन 3 परमाणुओं को देखते हैं। सिलिकॉन 14, 30। इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 14 होगी, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30 माइनस 14 यानी 16। इसमें देखें आप फास्फोरस का देखें तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे, प्रोटॉन भी 15 होंगे, न्यूट्रॉन होंगे 16। इसमें सल्फर में देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 16 होंगे और न्यूट्रॉन भी 16 होंगे। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो ये आइसोटॉन्स कहलाते हैं। बाकी ये सभी अलग अलग परमाणु हैं। चौथी स्पीशीज, चौथा नाम हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक माने इनमें परमाणु अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन का आयन है O2 माइनस आयन, F माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, Mg2 प्लस आयन, Al3 प्लस आयन। इन तीनों में, इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। इसको आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन में संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या, तो इसमें पहले सोडियम का देख लें आप सीधी सीधी। ऑक्सीजन में देखें अपन तो ऑक्सीजन परमाणु में जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 8,
तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। लेकिन इस पर 2 ऋण आवेश है तो 2 और जोड़ देंगे तो जी कितने हो जाएंगे? 10। इसी तरह से फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 9। इस पर 1 ऋण आवेश है तो ये हो जाएगा 9 1 10। सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11। इस पर 1 धन आवेश है यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसकी भी 10 हो जाएगी। मैग्नीशियम में परमाणु संख्या होती है 12 तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 12 ऋण 2 बराबर 10 हो जाएंगी। एल्युमिनियम में 13 होती है, 13 में से 3 निकल गए तो ये 10 हो जाएंगे। सभी स्पीशीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये इस एक्सरसाइज हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इसमें आपको तत्व दिया है, नाइट्रोजन का परमाणु दिया है, इधर कैल्शियम का आयन दिया है, जी ऑक्सीजन का परमाणु दिया है, जी ब्रोमाइड आयन दिया है। इनमें आपको यहाँ ए की जगह खाली यहाँ पे ए है, आपको परमाणु संख्या भरना है। इसमें जेड में आपको द्रव्यमान संख्या भरना है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भरना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भरना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भरना है। तो इसमें पर्याप्त आंकड़े दिए हैं जिससे आप हम इस पूरी टेबल को भर सकते हैं। तो आप लोग इसका प्रयास करिए, जिसको समझ में आए वो कमेंट करिए, बताइए, कमेंट करके बताइए, और नहीं बनता है तो भी बताइए। आप हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उस पर अपना नाम लिखिए, कक्षा का नाम लिखिए और हमें बताइए कि इसमें पूरा समझ में आ गया और नहीं आया तो कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। हाँ, एक बात और है, यदि कोई अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम इसमें इंग्लिश टर्म्स का भी प्रयोग करें तो वो कृपया हमें कमेंट करके बताएं या हमें व्हाट्सएप नंबर पे हमें सूचित करें कि हम अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हम थोड़ी अंग्रेजी भी जोड़ देंगे। जो मुख्य टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही बता देंगे, थोड़ा समझा देंगे।